Hello friends, I'm going to discuss with you sentence and its kind in this video, uh, and I'm hoping you all must be knowing what are the sentence. Actually, from the very beginning of our schoolings, we start learning about the sentence and their kinds, etc. Here in this video, I would explain you everything in details, and will hope that you will understand it very well. So let's start what the sentence and kinds. तो सेंटेंस और इसके काइंड्स की बात करते हैं. तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू व्हाट इज द सेंटेंस. तो सेंटेंस इज व्हाट आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच द वर्ड्स आर पुट इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ क्लियर सेंस. वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख के उनको एक क्लियर सेंस दिया जाता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. फर्दर मैं इसी वीडियो से आगे जाके आपको बता दूंगा कैसे इनको किस तरह से रख के हम लोग एक सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं. सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स के लिए स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट देखिए आप लोग मेरे स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं. फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, थर्ड आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो ये मेजर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस है. हालांकि मैनी ऑफ द ग्रामेरियन यू मस्ट बी टीचिंग ओनली द 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेज. दे आर द assertive, interrogative, imperative and exclamatory. But there is a 5th kind of sentence is also available, and that we can call as the optative sentence. हालांकि 5th kind of sentence भी है जिसको हम optative कह सकते हैं. मेजरली जो भी व्याकरण है, जो ग्रामेरियन है वो मोस्टली आपको 4 काइंड ऑफ सेंटेंस भी पढ़ाते हैं कई बार, जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. वो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को एक ही जगह कैटेगराइज कर लेते हैं. तो आइए इनके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं और इनके इन जनरल इनकी एक सिंपल सी डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि वो क्या हैं. व्हाट आर द असर्टिव है, व्हाट आर द असर्टिव सेंटेंस एंड व्हाट आर द इंटरोगेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आगे देखिए. तो आगे हम बढ़ते हैं इससे आगे. असर्टिव सेंटेंस यहाँ से देख लीजिए आप लोग. असर्टिव सेंटेंस आप स्क्रीनशॉट लेके नोट अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पे यहाँ से, और आप उसके पास सेव कर सकते हैं. फर्दर आप उसको अपने पास मार्क कर सकते हैं कहीं भी. तो व्हाट आर द असर्टिव सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. मैंने बहुत ही सिंपल तरह से एक डेफिनेशन दी हुई है, हालांकि इसकी और भी डेफिनेशंस आपको अलग अलग बुक्स में मिल सकती हैं. जैसे अ सेंटेंस दैट असर्ट समथिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैन बी टर्म एज एन असर्टिव सेंटेंस. कहने का मतलब कोई एक सेंटेंस जिसमें किसी बात को पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपका असर्ट कर लिया जाए या पॉजिटिवली और नेगेटिवली डिक्लेयर कर दिया जाए, उसको असर्टिव सेंटेंस ही कहा जाएगा. आगे नेक्स्ट देखिएगा. असर्टिव सेंटेंस से आगे आप देख सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस से देखें. तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है. अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस आप समझ सकते हैं. अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस द कमांड और एन एंट्रीट. एंट्रीट होता है बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ हम समथिंग लाइक द बैगिंग समथिंग, और जैसे हम किसी से कोई बहुत ज़्यादा वैगिंग कर रहे हैं या मतलब उससे बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट में है, तो उस एंट्रीड हम कह सकते हैं. जैसे प्लीज़ हेल्प मी लाइक दैट. तो बाकी मैं ये सब चीज़ें डेफिनेशंस यहाँ बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको डिटेल्स में और आगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियो में ही. तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन असर्शन और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. आगे आप देखिएगा, इम्पेरेटिव से आगे आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी. तो a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. और फाइनल है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस. a statement that expresses prayer or wish is called an optative. यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो हमारी किसी प्रेयर या हमारी किसी विश को एक्सप्रेस करता है वो. और इट कैन ऑल्सो ऑफर समटाइम्स ग्रीटिंग्स टू अदर्स. कभी कभी ये हमारी ग्रीटिंग्स को भी दूसरों को ऑफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे एक्चुअली इन जनरल जब आप जैसे किसी भी टीचर्स वगैरह को मॉर्निंग में मिलते हैं तो आप उनको जो वर्ड्स बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं, हालांकि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन उनको भी इसी कैटेगरी में हम लोग रख लेते हैं. जैसे किसी को बोला गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या किसी को विश करते हैं किसी स्पेशल ओकेजन्स पर, से हैप्पी बर्थडे. दीज आर put in these all phrases and all sentences can be put in this category of
ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप कौन सबको इस कैटेगरी ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस पुट कर सकते हैं, उनको यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है इस चैनल पर, आप लोगों को मैं बेसिक ग्रामर्स तो बताता ही रहूँगा, हालांकि और पॉसिबली ये सारी चीज़ें ग्रामर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाने वाला हूँ इस बार, और वो बुक है आपकी रेन एंड मार्टिन का। अगर आप चाहें तो उसे परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से, बहुत अच्छी बुक्स है बुक इंग्लिश पर, 10th पर्टिकुलरली जो बेसिक लर्नर्स हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बेसिक लर्नर हैं, यानी शुरुआत की इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और मैं आपको एक एक चीज़ बेसिकली ही बताऊँ, बेसिकली डिटेल्स में बताऊँगा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो और इसके अलावा यहाँ मैं आप लोगों को एट टाइम्स आई वुड ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द अदर्स इन इंग्लिश, मेकिंग यूज ऑफ द सम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, सिंपली पुट देम टुगेदर एंड टू बी कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेजेस सेंटेंसेज को एक साथ रख के हम जनरली शुरुआत कर सकते हैं बात करने की, और एक बार प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स इन इंग्लिश। तो ये आपकी टाइप ऑफ सेंटेंसेज हो गए। अब मैं आपको यहाँ मैंने आपको सिंपल डेफिनेशंस दे दी हैं सब लोगों को। अब मैं इसी वीडियो में फर्दर जाकर आपको एक एक चीज़ को डिटेल्स में बताता हूँ कि असर्टिव्स इम्पेरेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, तो मैं बस 1 मिनट थोड़ा लग सकता है इसमें आप लोगों को, भी करता हूँ। अब मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ इसको। देखिए, अभी मैं यहाँ ये वाइट बोर्ड पर आपको सारी सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, उनसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या किस तरह से रहता है। तो पहले हमने बात की थी असर्टिव सेंटेंस, तो मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल डेफिनेशन तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ सेंटेंस क्या है, और ये भी क्लियर किया था शुरुआत में जब मैंने अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मेक अ सेंस, सॉरी अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ क्लियर सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्लियर सेंस निकल के जाए जिसका, हमारा वो सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा सेंटेंसेस क्या है। जैसे देखिएगा, एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ रख रहा हूँ कुछ, जैसे सी इज अ टीचर। देखिए, सी इज ए टीचर। अच्छा, यहाँ ऑब्जर्व करिए 4 वर्ड्स हैं आपका, एक तो सी है, इज है, आ है और ये टीचर है। अभी जब 4 वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखा है तो इसका एक सेंस है, सी इज ए टीचर, वह एक टीचर है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आता होगा। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा, अगर हम इसको ऐसे कर देते, टीचर हालांकि हम गैस कर सकते हैं कि टीचर इज आ सी, लेकिन ये एक अटपटा लग रहा है हमको थोड़ा सा, इट्स साउंड्स ऑकवर्ड एक्चुअली, और वियर्ड, समथिंग स्ट्रेंज, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द मीनिंग ऑफ दिस एज वेल। इसका मीनिंग भी निकलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, और ऑकवर्ड और वियर्ड भी साउंड होता है टीचर इज सी। हालांकि वर्ड्स को अलग अलग हम देखें तो टीचर हम समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ऑकवर्ड है, अजीब है, तो इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। अब देखिए, जैसे दे वॉक, देखिए दे वॉक हैंड इन हैंड, तो ये यहाँ हमने देखो वर्ड्स वन दे, अब वॉक है, हैंड इन हैंड, ये कई सारे वर्ड्स यूज करके हमने एक सेंटेंस बनाया। अब ये मीनिंगफुल तभी है जब हम इनको वर्ड्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में रखाएं, और ये जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को रखने का होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा। जैसे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले जनरली सब्जेक्ट, सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो यूज होना है, अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं भी होती है, कुछ 2 सेंटेंसेज होते हैं, 2 टाइप ऑफ 2 पर्टिकुलर टेंसेज हैं इन विच देयर इज नो यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब व्हेन वी आर यूजिंग द असर्टिव सेंटेंस ऑफ दोज टेंस, पर्टिकुलरली द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम 2 टेंस हैं हमारे पास ऐसे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम इनके सिंपल सेंटेंसेज का, असर्टिव सेंटेंसेज का यूज कर रहे होते हैं, सॉरी असर्टिव नहीं बोलना चाहिए मुझे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की कोई नीड नहीं होती है। हालांकि अगर हमें एम्फेसिस करना है
अगर अपनी बात को कुछ जोर दे के बोलना है किसी को, अगर मान लीजिए इस तरह से बोलना है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को हर हालत में मान ले, तब वहाँ हम लोग जाकर अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वी कैन गो यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट पहले हम यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हमें आपका यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ मेन वर्ब तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट अक्सर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं हमें उनमें ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट का कोई यूज ही नहीं होता है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। जिस सेंटेंस में हमें जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम इसे क्विट कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो आपके पास आता है उसे हम अदर वर्ड से कॉम्प्लीमेंट कहा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट इन हिंदी मीन्स है पूरक, यानी इससे हमारा सेंटेंस लास्ट में सेंस में अक्सर कॉम्प्लीमेंट की तरह जो यूज होने वाली चीज़ें हैं वो अक्सर कोई ना कोई फ्रेज रहता है, या फ्रेज नहीं होगा तो वो एडवर्ब या एडजेक्टिव रहेगा। जनरल तो वो कोई फ्रेज ही होता है। देखिए आप लोग, मैं आगे मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से रहता है। देखिए जैसे सी plucks the flowers from the tree, from the plants, या रोज प्लांट्स बोल सकते हैं, रोज ट्रीज। अब देखिए यहाँ सी प्लक्स है तो सी आपका सब्जेक्ट है, प्लक्स यहाँ वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अच्छा, द फ्लावर यहाँ ऑब्जेक्ट है, द फ्लावर हियर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें यूज हुआ है। और ये जो आगे लास्ट में जो यूज किया गया फ्रॉम द प्लांट, ये एक फ्रेज है, इसको मैं एक वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो इसी चैनल पर आपको मिल सकता है, अगर आप इसकी प्लेलिस्ट को देखना चाहेंगे तो मिल जाएगा। तो फ्रेज टॉपिक है, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से फ्रेज को आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कोई बिगिनर है लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, वो शुरुआत करना चाह रहा है तो फ्रेज को समझ के करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो कई चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि वो मैंने वीडियो आपका स्क्रीन शेयर करके नहीं किया है, उसमें मैंने बोर्ड पे पढ़ा किया है, तो उसमें कुछ थोड़ा बेजिंग क्लियरिटीज़ नहीं है। तो मैं एक बार इस पर फ्रेज का जो आपका वीडियो है वो एक बार और अपलोड कर दूँगा, तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फ्रेज क्या है और क्या फ्रेज स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम उन्हें अलग अलग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हालांकि एक सिंपल वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं बहुत डिटेल में। तो ये फ्रॉम द प्लांट्स है, ये तो ये फ्रॉम द प्लांट्स यहाँ फ्रेज है और ये एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्क करेगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट आपका सेंटेंस में होगा। और इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स भी एज ए कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में अप्लाई हो जाते हैं, ये ऑप्शन, और ये भी ऑप्शनल है भाई। मैं इस बात को यहाँ तक भी ख़त्म कर सकता था, सी प्लस द फ्लावर। अभी जो फ्रॉम द प्लांट्स मैंने यहाँ ऐड किया है एज ए कॉम्प्लीमेंट, मैं चाहूँ तो इसको ना बोलूँ, भाई मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी बात को कितना बोलना चाहता हूँ, कहाँ तक रखना चाहता हूँ। तो सी प्लस द फ्लावर से भी सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाएगा। मतलब मेजर थिंग्स तो यहाँ प्लस है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास वर्ब होती है, वर्ब ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ये नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। आपका सब्जेक्ट के बिना भी बन जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बिना तो नहीं बनता है, पर कई एक इम्पेरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस जो हम आगे डिटेल में बताएं आपसे बात करेंगे तो उसमें आप देखते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यू और समटाइम फर्स्ट पर्सन में आई और वी वो अंडरस्टूड होते हैं, आपको वहाँ उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या है, व्हाट आर द सेंटेंस क्या है। अब उसके काइंड्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशंस मैंने आपको बताई दी हैं, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस जैसा कि क्लियर था कि हम बात को असर्ट करेंगे, भाई उसको हम मान भी सकते हैं और मानने से मना भी कर सकते हैं। जब हम मानते हैं तो वो अफर्म करना होता है, तो अफर्मेटिव होता है। जब हम मानने से मना करता है तो वो निगेट करना है, तो निगेटिव होगा। जैसे आई teach you English, I teach you English, and this is the affirmation। मैंने इस बात को अफर्म कर लिया, मान लिया इस बात को, तो ये आपका अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, ये अफर्मेटिव में चला जाएगा, आपका अफर्मेटिव हो गया क्यों आई टीच यू इंग्लिश। अच्छा, इसे जब मैं मानने से मना कर दूँ, जैसे आई डोंट या डू नॉट, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। अच्छा, यही इस बात को मैंने
टीच यू इंग्लिश, मना कर दिया। पहले सेंटेंस में उस बात को मैंने स्वीकार किया, माना कि मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे में उसे मानने से मना किया। तो यही असर्टिव है, स्टेटमेंट्स हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इनको कई जगह स्टेटमेंट्स कहा जाता है, कई जगह असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और कुछ जगह इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। वो अलग अलग जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ असर्टिव स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो वो वही है, एक ही बात है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इनकी दो सब कैटेगरीज हैं, एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। पहला वाला जो सेंटेंस है आई टीच यू, वो अफर्मेटिव कैटेगरी का है, और सेकंड सेंटेंस है आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, वो नेगेटिव कैटेगरी में आएगा। तो ये टाइप ऑफ अफर्मेटिव के भी असर्टिव के भी 2 पार्ट्स हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ इससे आगे देखिएगा, अब ये और भी एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे द सन is the solar system of ours. Sun is the center of our solar system. देखिए, ये भी असर्टिव स्टेटमेंट है। मैंने सन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये आपके असर्टिव सेंटेंस हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। डेफिनेशन तो आगे वीडियो में मैं दे ही चुका हूँ, वहाँ से आप चाहें नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। वैसे ही सारी डेफिनेशन सिंपल चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बुक्स में भी बहुत हैं। यहाँ बस मैंने एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को 1-2 बार देख के सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो जैसा कि उसमें हमें क्वेश्चन आस्क करना है। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, जैसे उसमें 2 कैटेगरीज थी, सब कैटेगरीज हो जाती हैं कई बार सेंटेंसेस की। जैसे असर्टिव की सब कैटेगरीज हो गई थी आपकी अफर्मेटिव और नेगेटिव, ऐसे इंटरोगेटिव की 2 सब कैटेगरीज हो जाती हैं। पहली सब कैटेगरी हो जाती है आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो जाता है कि यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या मतलब है कहने का। तो ये कहने का मतलब है कि ऐसी क्वेश्चन जिनका आंसर हमें सिर्फ यस या नो में हम लोग दे सकते हैं, उनका हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना होगा, बस हमें यस या नो बोल के काम चल जाता है। अगर जैसे हमसे कोई पूछता है, जैसे डू यू, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ डू यू प्ले हॉकी, फ्रेंड्स अगर ये चीज़ें आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, और ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, डू यू प्ले हॉकी, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि डू यू प्ले हॉकी, तो इसका आंसर भी बहुत आसान है। मैं या तो बोलूँगा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप हॉकी खेलते हैं, तो आप या तो कहेंगे हाँ मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ। लेकिन यहाँ हाँ मैं खेलता हूँ या हाँ मैं नहीं खेलता हूँ तो ये पूरा ही आंसर हो गया। लेकिन आप सिर्फ हाँ या ना बोलकर भी काम चला सकते हैं। जैसे यस, फॉर एग्जाम्पल यस आई डू, या कह सकते थे नो आई डोंट, या आई डू नॉट। डोंट, अच्छा ये डोंट जो है कॉन्ट्राडिक्शन वे ऑफ स्पीकिंग डू नॉट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं जिनको हम कई बार हेल्पिंग वर्ब्स को और नेगेटिव जो वर्ड हमारा नॉट है उसको मिला देते हैं और एक साथ बोल देते हैं। ये कॉलोक्वियल हैं, यानी कि जनरली यूज इन डायलॉग्स, यानी कि इन टॉकिंग, मतलब कहने का मतलब ये कॉलोक्वियल्स होते हैं, तो डायलॉग्स और टॉकिंग्स में ही जनरली यूज होते हैं। जैसे आई डू नॉट तो आई डोंट, आई डोंट। तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन हुआ डू यू प्ले हॉकी, उसके 2 आंसर्स मिले हमको, या मिला तो यस आई डू और नो आई डोंट, और यहाँ से हमारी बात खत्म हो गई, हमें और ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमें केवल हाँ या ना में मिल गया, तो फिर इनको हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस में कैटेगराइज कर देते हैं, इनको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ।
जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, ये क्वेश्चन है, किसी ने आपसे किया कि आर यू गोइंग टू मार्केट, तो योर आंसर होगा यस आई एम, या फिर नो आई एम नॉट। बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन किया कि आप बाज़ार जा रहे हैं, तो आपका जवाब है हाँ मैं जा रहा हूँ, या हाँ मैं ना मैं नहीं जा रहा हूँ, तो यस आई एम या नो आई एम नॉट, ये आपके आंसर्स हो गए। हाँ, ये बात आप ध्यान रखें कि यस नो टाइप क्वेश्चंस की जब भी होंगे तो उनको उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आंसर करें जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाए कोशिश कीजिए उसका आंसर भी उसी टेंस में दें, आप उसको टेंस को चेंज ना करें। जैसे मैंने क्वेश्चन किया आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप ये बोलें यस आई एम नॉट, सॉरी यस आई एम या नो आई एम नॉट। अब ये मत बोलें कि यस आई डू या नो आई डू, नो आई डोंट, ये सारी चीज़ें ना भूल जाएं, मतलब टेंस को चेंज ना करें, सेम उसी टेंस में आंसर दें जिसमें क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर है। और ये जो टिप्स है आपका कि उसी आंसर, ये आपका उससे जुड़ा हुआ ट्रिप है, जब आप वो कंप्रहेंशन पैसेज निकालते हैं तो आंसर जब भी रखें तो उसी टेंस में रखें जिसमें आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको पास्ट में किया जा रहा है, डिड के साथ किया जा रहा है, तो पॉसिबली उसका आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दें। अगर डू के साथ क्वेश्चन किया जा रहा है तो पॉसिबली उसका आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस के साथ दें। इतना ध्यान रखें आप लोग, ठीक। ये आपका पहला टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपका यस या नो टाइप है। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ दिस होता है वो होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इनकी बिगिनिंग में ये WH वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि वो वर्ड जिनकी स्पेलिंग में कहीं ना कहीं W और H होता है। जैसे ये जो वर्ड है देखिए हाउ, तो आप समझ सकते हैं इसमें W और H का यूज हो रहा है। वाई, वैन, वेयर, वॉट, विच एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे WH टाइप वर्ड्स क्वेश्चन हैं। अब ये तो मूल मतलब बेसिक क्वेश्चन होते ही, इसके साथ आप एडवर्ब लगा देंगे तो और भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हाउ एक आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसके साथ मैं एडवर्ब लॉन्ग ऐड कर दे रहा हूँ, सॉरी एडजेक्टिव लॉन्ग ऐड कर दे रहा हूँ, हाउ लॉन्ग, तो ये हो जाता है कितनी देर तक। या मैं लगा दूँ हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार, तो इस तरह से। या फर्दर आप देख सकते हैं जैसे फ्रॉम वेयर, प्रपोजिशंस भी आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम वेयर, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड की तरह वर्क करेगा, कहाँ से, कहाँ से। या सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, कब से, ये सब क्वेश्चन वर्ड की तरह ही वर्क करते हैं। और यहाँ जो आपका बेसिक क्वेश्चन वर्ड है जो वेयर एंड व्हेन, इसके साथ प्रपोजिशन आपने फ्रॉम या सिंस यूज कर लिया। या इसी तरह से और भी, जैसे फॉर वॉट, जैसे ये फॉर वॉट, फॉर वॉट किस लिए, फॉर वॉट किस लिए, यानी फॉर और फिर वॉट से तो किस लिए। एंड ऐसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं, जैसे बाय विच, वाई विच, किसके द्वारा या जिसके द्वारा के सेंस में, ठीक है। ये तो आपके WH वर्ड टाइप WH वर्ड्स हैं। अब इनसे क्वेश्चन के एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे व्हाट, डू यू डू, क्वेश्चन है। अच्छा, इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, यस नो टाइप में नहीं हो सकता इसलिए इसको, क्योंकि हम ये व्हाट डू यू डू, तो आपको इसका आंसर एक फ्रेज में या पूरे सेंटेंस में देना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ यस आई डू या यस नो आई डू, इस तरह से आंसर्स नहीं जाएगा, तो इसीलिए इनको WH वर्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो आपको कंप्लीट फ्रेज में सेंटेंस में ही आंसर देना पड़ेगा, आप केवल यस नो से काम नहीं चला सकते हैं। वेयर डू यू लिव, तो आपको बताना, अपना एड्रेस मेंशन करना होगा कि आप फलाना फलाना जगह पर रहते हैं। और ये सिर्फ 2 एग्जांपल हैं, ऐसे हज़ारों आपके, जैसे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव यू, सॉरी यहाँ नहीं लिखा है मैंने, एक मिनट,
एक मिनट करता हूँ मैं इसको। हैव यू बीन लिविंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। अच्छा, यहाँ आप कब से रह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ एक चीज़ समझ लेनी है कि क्वेश्चन फॉर्म करते वक्त आपको जो हेल्प में होती है, जैसे आई टीच यू, सपोज ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। जिसको क्वेश्चन में बनाना है तो डू लगाओ, डू आई टीच यू। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। बस इसे आपने मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा, सॉरी मार्क ऑफ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव मार्क ऑफ इंटरोगेशन आपने यहाँ यूज कर लिया, आई टीच यू और डू आई टीच यू। ठीक, आपको बहुत आसानी से समझ रहा होगा। देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं इम्पेरेटिव। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस को मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि वहाँ मैंने डेफिनेशन तो सारी चीज़ें दी हैं, तो उसमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ मैं। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ क्या करना होता है कि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, हमें वो यूज़ नहीं करना है, बस हमें समझना है उसको कि वो अंडरस्टूड है और यू है जनरली। जैसे ओपन द डोर, देखिए ओपन द डोर। अच्छा, ओपन द डोर आप समझ सकते हैं, ये ओपन क्या है, ये काइंड ऑफ वर्ब है। तो आप यहाँ ये भी चीज़ समझिएगा कि ये जो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव अक्सर वर्ब के साथ ही स्टार्ट होते हैं, या तो वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं या फिर किसी एडवर्ब के साथ। तो इनका स्ट्रक्चर अक्सर ये रहता है, वर्ब रहता है, फिर उनके साथ ऑब्जेक्ट जो भी हमें नीड है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और देन कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हालांकि इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर इनका एडवर्ब, शुरुआत में कोई एडवर्ब आ जाएगा, फिर वही वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि फ्रेंड्स उतनी ज़्यादा मेरे पास मतलब गैजेट्स नहीं है जिससे मैं आपको उतना अच्छे से चीज़ें क्लियर कर सकूं, लेकिन हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चीज़ें बहुत ही आसानी से मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये इनका स्ट्रक्चर है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। यहाँ वर्ब ही मेजर है, फिर से वही मैं बोलूँगा, कई बार बोला है कि सेंटेंस का जो वर्ब, मेजर चीज़ जो वर्ब ही है। आप केवल वर्ब के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपको ना ऑब्जेक्ट चाहिए ना कॉम्प्लीमेंट चाहिएगा, वो भी मैं बताऊँगा। जैसे आप कोई भी आप वर्ब यूज करें, जैसे रन, बस आपको ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना जब आप एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं। रन तो मतलब दौड़ो, रन मीन्स हो गया दौड़ो, गो जाओ या चले जाओ। हालांकि एक चीज़ और भी है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा ही है, जैसे स्पीक है ये मेरे पास। अच्छा, मैं स्पीक के साथ ही अपनी बात ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं कर सकता हूँ इनके साथ फ्रेज़ और लगा दूँ थोड़ा, जैसे ये स्पीक के साथ मैं अप लगाता हूँ, स्पीक अप, तब मैं फुल स्टॉप भी लगा दूंगा। यहाँ पर मुझे ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो मैंने लगाया वो भी ज़रूरत नहीं है। ये स्पीक अप मेरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, जिसका मतलब है बोलो, जब और ख़ास तौर पर ज़ोर से बोलो। मेरे कहने का मतलब है स्पीक अप, यानी कि अपनी बात को दोबारा मुझे बोलो क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, है ना। जैसे सिट, देखिए यहाँ सिट है, ये वर्ब है। अच्छा, इसमें ये डाउन, डाउन क्या है, प्रपोजिशन नहीं है यहाँ पर, डाउन, डाउन एडवर्ब, यानी कि इंडिकेटिंग टू अ प्लेस। यहाँ पे ये जो डाउन वर्ड यूज हो रहा है वो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन नहीं हुआ, सिट डाउन। ऐसे कम, कम इन, ये जो इन है कोई प्रपोजिशन नहीं है, ये भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। तो डाउन और सिट ये भी एग्जाम्पल ऑफ दैट है। कम, सिट डाउन, कम इन, इस तरह से भी आप अपनी कमांड्स बना सकते हैं। और जब आप इंग्लिश लर्नर हैं, सिंपल लर्नर्स हैं और बिगिनर ऑफ इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज हैं और शुरुआत कर रहे हैं आप सीखने का, बोलने का थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ से बहुत आसान आपको मदद मिलती है, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ब यूज करनी है और आप किसी को भी कुछ भी कमांड कर सकते हैं। सपोज मुझे आपको कमांड करना है कि बोलो, तो मैं कह सकता हूँ स्पीक अप, या मैं कह सकता हूँ अपनी बुक खोलो तो ओपन योर बुक, या इस तरह की कई सारे कमांड्स। मैं कहूँ गुब्बारे में हवा भर दो तो इन्फ्लेटन द बैलून, या मेरी मदद कर दो, हेल्प मी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। हाँ, आप इनमें शुरुआत में कभी कभी काइंडली, प्लीजर, ऑलवेज और नेवर जैसे एडवर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसमें प्लीज़ है, जैसे प्लीज़ एक एडवर्ब है, इसका यूज कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, या काइंडली, प्लीज़ और काइंडली सिमिलर ही हो जाते हैं। काइंडली लेट मी नो, लेट मी नो, या
उसी तरह से आप और समझ लीजिएगा, जैसे ऑलवेज, कम, कम इन टाइम, कम ऑन टाइम, कम, ऑलवेज कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम से मतलब अपॉइंटेड टाइम पर, जो टाइम आपको दिया गया उसी पर आप आएँ, तो ऑलवेज कम ऑन टाइम, तो हमेशा समय पर आएँ, जो समय आपके लिए पहले से ही फिक्स है, आगे पीछे ना आए, तो उसे कम ऑन टाइम्स कहा जाएगा। हालांकि इसमें कभी कभी कम इन टाइम भी हो सकता था, तो वो थोड़ा सेंस बदल जाता है उसका, वो अपॉइंटेड टाइम से मतलब नहीं, कम इन टाइम्स। अभी नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके एग्जाम्पल थे इम्पेरेटिव्स के। मैं एक दो और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे नेगेटिव कमांड, हम नेगेटिवली भी लोगों को कमांड कर सकते हैं, डू नॉट, जैसे डू नॉट गो देयर, ये एक नेगेटिव एडवाइस या कमांड है कि वहाँ मत जाना, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को भी कुछ ना करने के लिए डू नॉट लगा दीजिए, डू नॉट साउट, डू नॉट लर्न, डू नॉट रन, डू नॉट डू योर वर्क, डू नॉट ओपन द वीडियो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी कई चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं और इसकी आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस से बोलने की बहुत आसानी से शुरुआत भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और स्पीकिंग थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, आप जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आप देखिए हमारे अब हम आगे फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो जाता है और डेफिनेशन भी मैंने बताया कि हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कभी कभी हमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कब होती हैं? जब हम अचानक किसी बात को लेकर सरप्राइज होते हैं, या किसी बात को लेकर अचानक से सैड हो जाते हैं, या हम ओवरजॉयड होते हैं। ओवरजॉयड में फुल ऑफ हैप्पीनेस, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो हम कुछ इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं उस खुशी में या उस दुख में, जिनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, यानी कि उनका कोई एनोटेशन जिसे कह सकते हैं, डिक्शनरी मीनिंग्स तो नहीं है, बस वो सिंपल सर्टन वर्ड्स हैं जो कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज अलास, अलास ये इंग्लिश में रेग्रेट और फीलिंग ऑफ सैडनेस एक्सप्रेस करने का एक वे है अलास। वैन एवर पीपल आर सैड दे कैन गो सेइंग अलास। जब लोग दुखी हैं और दे आर मॉर्न अबाउट समथिंग, दे कैन से अलास। जब वो किसी बात पर दुखी हैं तो वो कह सकते हैं अलास। जैसे अलास माई डॉग इज़ नो मोर, अलास माई डॉग इज़ नो मोर। तो आई एम सैड अबाउट माई डॉग नॉट बीइंग देयर, सो दैट्स आई एम सेइंग अलास। क्योंकि मैं सैड हूँ उस बात को लेकर के मेरा डॉग नहीं रहा, तो मैंने बोला अलास। अगर मैं फुल ऑफ जॉय एंड ओवरजॉयड अबाउट समथिंग, आई कैन गो सिंग हुर्रे, हुर्रे, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, सॉरी। देखिए मैं इस बात पर खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो मैं बोल रहा हूँ हुर्रे और अलास। या मैं किसी बात को लेकर के सरप्राइज़ हूँ, चीज़ों को लेकर के मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, या तो ऑल ऑफ सडन मैं कह सकता हूँ गुड हेवंस, गुड हेवंस। ये भी एक टर्म्स है जो मेरे सरप्राइज ग्रुप है। जो आई हैव फॉरगॉटन माई, आई हैव फॉरगॉटन माई कीज़। देखिए तो गुड हेवन, अरे मैं अपनी चाबी तो भूल ही आया, अरे गुड हेवंस, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। आगे आप देख सकते हैं जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ इसमें मैं बताना आपको भूल गया कि इनके साथ भी इनकी भी दो सब कैटेगरीज हैं, वो मैं आप यहाँ बता दे रहा हूँ। तो पहली कैटेगरी होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट स्टार्ट विद द व्हाट एंड हाउ। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट एंड हाउ, हालांकि व्हाट एंड हाउ हम लोगों ने डिस्कस किया कि दे आर द क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन व्हाट एंड हाउ हमारे सरप्राइज को भी, हमारी आर सरप्राइज अबाउट समथिंग, आर एस्टोनिशमेंट अबाउट समथिंग, दे कैन ऑल्सो एक्सप्लेन।
हमारा सरप्राइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट एंड हाउ है, जैसे कैसे यूज करते हैं। अच्छा व्हाट जब इसमें एक चीज़ और समझना है, इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिएगा आप। जैसे आप जब व्हाट यूज करें तो व्हाट के साथ जनरली आपको आई लगाना है, आ, फिर आपको एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव के साथ आपको नाउन यूज करना है, और मार्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं उसके बाद आप लोग, हाँ वर्ब, और आप लोग यहाँ उसके बाद ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव कोई कंपल्सन नहीं है कि वी आर गोइंग टू यूज एडजेक्टिव कंपल्सरली, हालांकि ज़्यादातर जगह यूज होगा। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे व्हाट अ फाइन वेदर, देखिए कितना आसान है, व्हाट अ फाइन वेदर। देखिए व्हाट यूज हुआ, उसके बाद आ लगाया हमने, ये देखिए फाइन एडजेक्टिव यूज किया, और वेदर मैंने नाउन यूज किया, मार्क एक्सक्लेमेशन लगा दिया। अच्छा मैं वर्ब, मैंने बोला था वर्ब भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, इसी से मेरा सेंस क्लियर हो जाता है, तो मैं वर्ब नहीं लगा रहा हूँ। हाँ लगा भी सकता हूँ, व्हाट अ फाइन वेदर इट इज़। देखिए फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता था, व्हाट अ फाइन वेदर इट इज़, है ना। मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ इट इज़ का यूज करूँ या ना करूँ, ये दैट्स नॉट कंपलसरी। नेक्स्ट आप देखिएगा हाउ। जब आप हाउ का स्ट्रक्चर देखें तो हाउ के साथ क्या होगा, आपको ये हाउ जब यूज करना है तो फिर एडजेक्टिव यूज करना है, सॉरी हाँ एडजेक्टिव यूज करना है, हाउ यूज करना है, फिर डायरेक्ट आ नहीं लगाना आपको वहाँ सीधे सीधे एडजेक्टिव यूज कर लेना है, और एडजेक्टिव के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट, जिसको आप क्वालिफाई कर दें, फिर आप वर्ब लगाएंगे और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। जैसे आप एग्जांपल देखें, जैसे हाउ, देखिए हाउ मैंने यूज किया, फिर मैंने एडजेक्टिव यूज किया क्लेवर, फिर मैंने ये सब्जेक्ट यूज कर लिया सी, और वर्ब यूज कर ली इज। हाउ क्लेवर सी इज, हाउ क्लेवर सी इज, हाउ फुलिश आई एम, हाउ फुलिश, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, हाउ फुलिश आई एम। स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। देखिए वहाँ वर्ड के साथ आपको आ लगा के एडजेक्टिव और नाउन यूज करना है, यहाँ हाउ के साथ आपको एडजेक्टिव यूज करना है, फिर सब्जेक्ट यूज करना है आई एम, एंड लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना, हाउ फुलिश आई एम। तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट कैटेगरी है, जिसको हमें व्हाट या हाउ से एक्सप्लेन करना होता है। अदर कैटेगरी जो शुरुआत में मैंने एग्जांपल दी, तो वो दूसरी कैटेगरी एग्जाम्पल है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, वो कुछ भी वो एडजेक्ट, वो उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आपको बस एक चीज़ यहाँ समझनी है, वो चीज़ क्या समझनी है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए वो इतना समझना है यहाँ पर कि वो कुछ स्पेशलिस्ट है, वहाँ तो सिर्फ एक आपको इंटरजेक्शन वर्ड लेना है, एक इंटरजेक्शन वर्ड यूज करना है, जो आपकी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। आप हैप्पी हैं तो हुर्रे बोल सकते हैं, आप दुखी हैं तो अलास कह सकते हैं, या आप सरप्राइज अबाउट सुनते हैं तो वाओ और गुड हेवेंस एक्सेट्रा उनको यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके मूड पर, आपका मूड क्या है। फिर आपको वहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, वहाँ कोई सेंटेंस नहीं बनाना, बल्कि वहाँ तो आपको बस असर्टिव सेंटेंस यूज करना है, जो स्टेटमेंट हमने पहली बार सुना था कि कोई स्टेटमेंट यूज करना है, बस कुछ नहीं करना, तो असर्टिव सेंटेंस यूज कर लेना है। अच्छा यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी, असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप भी आएगा, लेकिन यहाँ पर इंटरजेक्शन के साथ जहाँ आप यूज करें वहाँ पे आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लेना है। हाँ और इसीलिए क्योंकि इनमें इंटरजेक्शन वर्ड यूज हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इनको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाएगा, हालांकि है वो असर्टिव सेंटेंस ही। देख लीजिए जैसे हाउ, सॉरी अलास, अलास, देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, आई एम फेल्ड। देखिए
ये बहुत आसान है। अलास, देखिए आई एम फेल्ड, तो देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चरली ये क्या है, व्हाट इज दैट, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, मैं फेल हो गया हूँ। अब यहाँ लेकिन मैं सैड हूँ अबाउट दैट, अबाउट माई बीइंग फेल्ड, आई एम सैड अबाउट दैट, सो आई एम सेइंग द अलास, क्योंकि मैं वहाँ दुखी हूँ इस बात को लेकर के, तो मैंने वहाँ बस एक इंटरजेक्शन वर्ड ये अलास यूज कर लिया है, शुरुआत में है, और बाकी एक स्टेटमेंट है, और इसलिए इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट किया जाएगा। इनका कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे देखिए हुर्रे, हुर्रे वी हैव वन द मैच, देखिए वी हैव वन द मैच क्या है, बहुत सिंपल है। कुछ समझने के लिए कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल इज दैट, वी हैव वन द मैच। देखिए एक अगर आप हुर्रे को यहाँ से हटा दें, इंटरजेक्शन वर्ड्स को हटा दें, तो वी हैव वन द मैच आपके पास बचता है, जो कि एक सिंपली असर्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट से है, वी हैव वन द मैच। तो आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ बहुत आसानी से समझ में आ गया हूँ। अच्छा, अभी हम बात करते हैं फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जो मैंने बताया था कि कई सारे जो ग्रामेरियंस हैं, जो व्याकरणस हैं, वो उसको एक कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में, एक्सक्लेमेटरी की कैटेगरी में स्टडी मतलब आप लोगों को पढ़ा देते हैं, या उसको वही कंसीडर कर लेते हैं, वो उसको अलग से नहीं मानते। लेकिन यहाँ मैं अलग से बता देता हूँ। मैंने बोला कि प्रेयर्स वगैरह हैं, तो ये जनरली मे से स्टार्ट करके आप लोग, या फिर कोई भी आप लोगों का जनरल फ्रेज है जो किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी को विश करने के लिए यूज किया, वो ऑप्टेटिव का एक काइंड है। हालांकि ये जनरली में एक जो मेजर टाइप है वो मे से स्टार्ट हो जाता है, जैसे मे, डेफिनेशन तो मैंने नोट की हुई, आप लोग नोट कर सकते हैं। मे आए पास द एग्जाम्स। चलिए मैं अपने लिए प्रेयर कर रहा हूँ, पास द एग्जाम्स, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ, इसकी एक स्पेशल है। अच्छा, मे से क्वेश्चन भी हो सकता था, लेकिन मे से यहाँ पर हम लोग विश अपनी एक्सप्रेस करते हैं, मे आए पास द एग्जाम, काश कि मैं एग्जाम पास कर पाऊँ। और ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, यहाँ एक मेजर चीज़ देखिएगा कि जब मैं विश कर रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, और जब मैं क्वेश्चन करूँगा किसी से, कोई परमिशन लेना चाहूँगा, मेक एज अ मॉडल, मे कैन बी यूज टू हैव द परमिशन एज वेल, तो परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तब यहाँ पर ये बस इतना डिफरेंस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं यूज होगा, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन। अच्छा, ये कोई मेरा सरप्राइज नहीं है, और ना मैं कोई विश कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली परमिशन मांग रहा हूँ, तो सॉरी ये मुझे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज नहीं करना है, सॉरी, ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस हो गया मेरा, मे आई कम इन। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में चला जाएगा। और मे से ही ऑब्जेक्टिव भी हो जाते हैं, जैसे मे आई पास द एग्जाम, और जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, सॉरी लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। थोड़ा जहाँ पे ये राइटिंग्स का प्रॉब्लम्स आता है, तो ये थोड़ा लैक ऑफ रिसोर्सेज का है, उसकी वजह से ये हो रहा है, इतना टेक्निकल नहीं है चीज़ें। लेकिन ये है कि बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी अगर आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे ध्यान से, तो आपको सारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज हैं, किस तरह से उनको आपको फॉर्म करना है, क्या उनका यूज है, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो सकती हैं। तो जो मे यू लिव लॉन्ग, ये सॉरी मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया, मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, ये आपका हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। अब मे यू लिव लॉन्ग ये मेरा विश है अबाउट, आई एम जस्ट सिंपली विशिंग दैट ईश्वर, भगवान करे, द गॉड गिव यू अ लॉन्ग एज, गॉड माइट गिव यू अ लॉन्ग एज, लाइक दैट, भगवान आपको एक लंबी उम्र दो, इस तरह से मैं यहाँ पर विश कर रहा हूँ, तो मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, ये मैंने जो बोला था कि सारे अदर फ्रेजेस वगैरह को इसी में रख लेते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उसको भी इसी का पार्ट मान के चलेंगे, ये भी ऑप्टेटिव में चला जाता है। तो गाइज ये तो था आज का वीडियो, आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे होप करता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ आ रही होंगी। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, so kindly feel free to subscribe this channel and share this video with your friends and all those who are the learner of English and those who want to learn the English grammar, basics of English grammar, and want to as well as want to speak English, जो कि बोलना चाहते हैं इंग्लिश को थोड़ा, और शायद जो भी जितने भी
जो नए लर्नर्स हैं, जो बोलना मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को समझना चाहते हैं, उनके साथ ही शेयर करें। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों का समय देने के लिए थैंक यू, आपने इतना समय दिया। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। फिर से मैं कोई ग्रामर का आपको बेहतर सा टॉपिक समझाऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू।